नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का, झारखंड का इतिहास। इसके पहले हमने पार्ट 1 में देखा था, आज पार्ट 2 में देखेंगे, जिसमें से कुछ राजवंश के और कुछ युद्ध के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और अब आप लोगों की क्लास कंटिन्यू होगी और ये कम्प्लीटली आपकी रिविजन क्लास है, क्योंकि आप लोगों की तैयारी उम्मीद करती हूँ मैं काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप ये जो रिविजन होगा ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, चाहे अपकमिंग आपके जो भी एग्जाम्स हैं, जेपीएससी एग्जाम हो, जेएसएससी हो, सबके लिए ये यूजफुल है। और ये जितने भी एमसीक्यूज मैं आपको क्लास में बताने वाली हूँ, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की? ये आपका पहला सवाल है। देखिए, रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस राज्य की स्थापना की? आपके पास ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ और गढ़वा। देखिए, रक्सेल राजवंश जो है ये इन्होंने किस जिले की स्थापना की? पलामू जिले की। रक्सेल राजवंश ने पलामू जिले की स्थापना की। और उस वक्त क्या था, जिस वक्त रक्सेल राजवंश ने पलामू जिले की स्थापना की, उस वक्त सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है खरवार जनजाति की थी। खरवार था, कोंड था, कोरवा था, लेकिन इन सबसे ज्यादा खरवार जनजाति की जनसंख्या थी, सबसे ज्यादा बहुलता उनकी थी। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े समय के बाद 16वीं सदी में चेरो राजा जो है, चेरो राजा ने रक्सेल को पराजित कर दिया और पलामू क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर लिया। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये सब चीजें आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की? भाई, रक्सेल राजवंश ने झारखंड के पलामू जिले की स्थापना की। और इसके साथ ही ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पलामू जिले की स्थापना की। और जिस वक्त रक्सेल राजवंश ने पलामू जिले की स्थापना की, उस वक्त झारखंड मतलब वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की थी? खरवार जनजाति की। इसके अलावा कोरवा, कोंड, ये सभी जनजातियां थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 16वीं सदी में रक्सेल राजाओं को चेरो राजाओं ने पराजित करके और वो पलामू जिले पे अपना आधिपत्य कर लेते हैं, पलामू क्षेत्र पर। चलिए ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में भी पूछा जाए इतिहास से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, आपका पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? नागवंशी, जब भी आप लोगों को झारखंड के इतिहास की बात आती है तो नागवंशी राजा, चेरो राजा, इन सभी के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सवाल बनते रहते हैं। तो देखिए, अगर नागवंशी से सवाल आता है तो ये सवाल भी आपका पूछा गया सवाल है, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? आपके पास ऑप्शन है मदरा मुंडा, भागीरथ राय, फनी मुकुट राय और विश्वास राय। तो आप इसमें से आपके पास सही क्या होगा? प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? प्रथम नागवंशी राजा थे फनी मुकुट राय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? फनी मुकुट राय। और इन्होंने क्या किया था? प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की थी और सुत्याम्बे को अपना राजधानी बनाया था। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। किन्हें? फनी मुकुट राय को। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? प्रथम नागवंशी राजा थे कौन? फनी मुकुट राय। और इन्होंने क्या किया था? नागवंश की स्थापना की थी। और इसके अलावा सुत्याम्बे को इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। राजधानी बनाने के अलावा इनको नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपका अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? ये जो पंचमंजिला भवन आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है क्या?
नवरत्नगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये पंचमंजिला भवन की स्थापना किसने कराई थी? प्रथम नागवंशी राजा ने। किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले 5 मंजिला भवन का निर्माण कराया था? कहाँ पे कराया था? नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? आपके पास ऑप्शन है पालकोट, दोयसा, रातू और नागफेनी। आप सभी जानते हैं कि ये सभी जो है नागवंशियों का रहा है क्षेत्र। तो सबसे पहले देखते हैं नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन, जिसे नवरत्नगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण कहाँ पर कराया गया? इसका निर्माण कराया गया दोयसा में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। इसका निर्माण कहाँ कराया गया? दोयसा में। और इसकी निर्माण कराने की, ये पंचमंजिला भवन निर्माण कराने के पीछे का क्या मकसद था? क्योंकि उस वक्त काफी बाहरी आक्रमण होता था और बाहरी आक्रमण होने के कारण जो है उनकी राजधानी खुखरा असुरक्षित हो गई थी। पहले उनकी राजधानी खुखरा हुआ करती थी, उसके बाद उन्होंने ये पंचमंजिला भवन बनवाया। कहाँ? दोयसा में। और ये बनवाने के पीछे का मकसद था कि वहां पे बाहरी आक्रमण होने की वजह से उनकी राजधानी काफी असुरक्षित हो गई थी। तब नागवंशी राजा जो दुर्जनशाल थे, प्रथम नागवंशी राजा तो फनी मुकुट राय थे, नागवंशी राजा जो उस वक्त दुर्जनशाल थे, उन्होंने इस पंचमंजिला मकान का, ये जो देख रहे हैं ये अभी वर्तमान की तस्वीर है दोयसा की, ठीक है, नवरत्नगढ़ की, और उस किले का निर्माण कराया दोयसा में। और ये कहाँ दोयसागढ़ का निर्माण कराया गया? कहाँ पर? गुमला जिले में पड़ता है। ठीक है, ये दोयसागढ़ कहाँ पर है? गुमला जिले में। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, पालकोट भी है गुमला में आपका, रातू रांची में है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ पर कराया था? सर्वप्रथम इन्होंने इस पंचमंजिला मकान का निर्माण, पंचमंजिला भवन का निर्माण दोयसा में कराया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ये जो है ये वर्तमान नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ पर कराया था? दोयसा में कराया। और दोयसा कहाँ पर है? गुमला में। पालकोट भी जो आपका ऑप्शन ए में है वो भी गुमला में है। रातू आपका रांची में है। तो इन्होंने दोयसा में इस पंचमंजिला भवन का निर्माण क्यों कराया, जिसका नाम इन्होंने नवरत्न रखा? क्योंकि जहां पर इनकी पहले राजधानी हुआ करती थी खुखरा काफी असुरक्षित हो गई थी बाहरी आक्रमणों के कारण। इस वजह से इन्होंने इस पंचमंजिला भवन का निर्माण कराया नवरत्नगढ़ का, ताकि ये यहाँ पर सुरक्षित अपनी राजधानी बना पाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राजा की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की। सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित किसने की? किस नागवंशी राजा ने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की? सुतियांबे किन्होंने बनाया था? फनी मुकुट राय ने। हमने ऑप्शन पहले सवाल में देखा कि नागवंशी राजा के प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ने जो है वह पहली राजधानी कहाँ पर बनाया था नागवंश की? कहाँ पर बनाया था? सुतियांबे में। तो अभी क्या है, दूसरा जो है कौन सा शासक आया जिन्होंने की नागवंश राज्य की जो राजधानी थी सुतियांबे से हटा के उसको चुटिया बना दिया? आपके पास ऑप्शन है फनी मुकुट राय। नहीं, फनी मुकुट राय ने तो सुतियांबे को ही बनाया था राजधानी। मेदिनी राय, विश्वास राय या प्रताप राय? देखिए प्रताप राय जो है ऑप्शन बी ये आपका सही जवाब है। इन्होंने क्या किया था कि नागवंशी राज्य की जो राजधानी जो सुतियांबे में थी उसको वहां से इन्होंने शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट कहाँ पर कर दिया भाई? तो चुटिया में कर दिया। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से रामगढ़ के किस राजा ने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध किया? आपके पास सवाल है कि रामगढ़ के किस राजा ने, कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने शुरू से लेकर अंतिम तक अंग्रेजों का विरोध किया? आपके पास ऑप्शन है हेमंत सिंह, मुकुंद सिंह, विश्वनाथ सिंह और भूषण सिंह। ये सभी ऑप्शन में इनमें से कौन से राजा ऐसे थे जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक अंग्रेजों का विरोध किया? तो ऑप्शन बी जो है यह आपका सही जवाब है, मुकुंद सिंह।
मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों का विरोध शुरू से लेकर अंतिम तक किया और ये रामगढ़ के राजा थे। कब से कब तक बने रहे? 1763 से लेकर 1772 तक ये रामगढ़ राज्य के राजा बने रहे और इन्होंने शुरू से लेकर अंतिम तक विरोध किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का और अंग्रेजों का विरोध किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए देखते हैं कौन से रामगढ़ के ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का शुरू से लेकर अंतिम तक विरोध किया। मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह रामगढ़ के राजा कब से कब तक बने रहे? 1763 से 1772 ईस्वी तक ये रामगढ़ राज्य के राजा बने रहे और इन्होंने शुरू से लेकर अंतिम तक ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया जीवन पर्यंत। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखते हैं। आपका अगला सवाल है, 5वीं शताब्दी के छोटा नागपुर के राजा फनी मुकुट राय किस राजवंश के संस्थापक थे? ये सवाल तो हमने पहले भी देखा। फनी, हाँ बताइए, इस क्लास है आप लोगों का? अभी नहीं है ना? हाँ, फनी मुकुट राय जो है ये किस राजवंश के संस्थापक थे? आप लोगों ने पहले भी देखा, हमने पहले सवाल में ही देखा कि नागवंश राज के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ने नागवंश राज की जो राजधानी थी वो क्या कहाँ स्थापित की? सुतियाम्बे में। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी के छोटा नागपुर के राजा फनी मुकुट राय किस राजवंश के संस्थापक थे? ऑप्शन है आपके पास मौर्य राजवंश, बिल्कुल भी नहीं। नाग राजवंश है आपका सही जवाब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फनी मुकुट राय नागवंश राज्य के संस्थापक थे और इन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बे बनाई थी और ये जो है आपके नागवंश के प्रथम संस्थापक थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ के जो राजा थे उनकी मूल राजधानी कहाँ थी? काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कंफ्यूजिंग भी। ऑप्शन है आपके पास पद्मा, रामगढ़, इचाक और हजारीबाग। तो ये रामगढ़ राज्य के रामगढ़ की जो राजधानी थी ये कहाँ पे थी? रामगढ़ राज्य की मूल राजधानी जो है वह स्वयं हाँ ठीक है, क्लियर है। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने पारसनाथ में समाधि ली थी? पारसनाथ को लेके सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। जैन धर्म के किस तीर्थकर ने पारसनाथ में समाधि ली थी? आपके पास ऑप्शंस हैं 15वें और 18वें, 20वें और 23वें, 12वें और 14वें या 24वें। तो देखिए, जैन धर्म जो है, जैन धर्म के जो 20वें तीर्थकर थे मुनि सुव्रत। 20वें तीर्थकर कौन थे? मुनि सुव्रत। मुनि सुव्रत थे 20वें, ठीक है। और वहीं 23वें इनके ही नाम पर, ये जो 23वें तीर्थकर थे इनका नाम क्या था? इनका नाम था पार्श्वनाथ। इनका नाम था पार्श्वनाथ, इनके ही नाम पर पारसनाथ पड़ा। ठीक है, ये जो इनके 20वें और 23वें तीर्थकर थे मुनि सुव्रत और पार्श्वनाथ, इन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। कहाँ पर? पारसनाथ पर। पारसनाथ में जैन धर्म के किस तीर्थकर ने समाधि ली थी? 20वें तीर्थकर जिनका नाम था मुनि सुव्रत और 23वें तीर्थकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, इन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। और इस जगह को और किस नाम के नाम से जाना जाता है? और ये जो पारसनाथ है ये झारखंड की सबसे वर्तमान में ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे उम्मीद है ये यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, तुगलक काल में चाई चंपा हजारीबाग में मुख्यतः किस जनजाति का निवास था? चाई चंपा जो है वो मुख्यतः किस जनजाति का निवास था? आपके पास ऑप्शन है संताल, मुंडा, उरांव या हो। देखिए ऑप्शन ए संताल जनजाति। संताल जनजाति जो है इनका निवास मुगल काल में चाई चंपा हजारीबाग में था।
आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चाई चंपा हजारीबाग में मुगल काल में किस जनजाति का निवास स्थान था? संताल जनजाति का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जितना हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने कवर करने का प्रयास किया है आज के सेशन में। इसके अलावा जो सवाल बच जाता है वो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, क्योंकि एक सेशन अगर ज़्यादा लंबा होता है तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होता है, बोर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला सवाल है, नागवंशी दरबार से जुड़े संत हरिनाथ मूलतः किस राज्य के थे? संत हरिनाथ कहाँ से जुड़े थे? नागवंशी दरबार से। ये मुख्यतः किस राज्य के थे? ऑप्शंस देखते हैं। क्या ये झारखंड के थे? क्या ये पश्चिम बंगाल के थे? क्या ये उड़ीसा के थे? क्या ये महाराष्ट्र के थे? देखिए आप, क्योंकि आप लोगों ने तो थ्योरी पढ़ रखा है ना, तो उसमें ये चीज नागवंशी की अगर कहानी आती है तो नागवंशी दरबार की बात आएगी। नागवंशी दरबार की बात आएगी तो उसमें संत हरिनाथ की बात आएगी। तो संत हरिनाथ जो है ये मुख्यतः महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र राज्य से थे। और ये इन्होंने क्या किया, महामाया कोली मंदिर जो है, महामाया कोली मंदिर में इनको राजगुरु बनाया गया, राजगुरु हरिनाथ को सौंपा गया। और इन्होंने संस्कृत, मतलब इस चीज का जो उल्लेख है, ये उल्लेख कहाँ पर है? संस्कृत शिलालेख में। गाजघंट राय जो कि राजा राम मोहन राय के पुत्र थे, उनका जो संस्कृत का शिलालेख था उसमें देखने को मिलता है। और ये उसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है लगभग 908 ईस्वी में। जो और ये कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। अभी अभी हमने बताया आपको, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो क्लियर है, नागवंशी दरबार के संत हरिनाथ मूलतः किस राज्य के रहने वाले थे? नागवंशी दरबार के संत हरिनाथ जो है, इनको ये जो कोली मंदिर है, महामाया कोली मंदिर, इनकी देखरेख के लिए का भार इनको सौंपा गया था राजगुरु हरिनाथ को। और ये मूलतः महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले थे। और इस चीज का उल्लेख किस चीज में मिलता है? जो राजा राम मोहन राय के पुत्र थे गजाघंट राय के संस्कृत के शिलालेख में इस चीज का उल्लेख देखने को मिलता है 1908 वाले ईस्वी में। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कहाँ चला गया भाई? हाँ, अगला सवाल है, नागवंशी की परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हुआ। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हुआ, इसके वजह का क्या कारण है? किस कारण से नागवंशी परिवार का जो राजधानी है वो दोयसा स्थानांतरित हुआ? दोयसा स्थानांतरित करने का क्या कारण था? अभी अभी हमने पढ़ा कि क्योंकि खुखरा जो है वह काफी असुरक्षित हो गई थी बाहरी हमलों के कारण, और इस वजह से इन्हें दोयसा स्थानांतरित करना पड़ा। अब ऑप्शंस देखते हैं। जल की कमी, ना जल की कमी तो नहीं थी। दोयसा में युद्ध में पराजित हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोयसा को अभिशप्त घोषित किया गया? नहीं। जंगली जानवरों के डर? हाँ, ये होगा, पराजित हुआ था। दोयसा में युद्ध में पराजित हुए। देखिए, नागवंशी का जो मुख्यालय है उसको दोयसा स्थानांतरित किया गया क्योंकि सबसे पहले तो वो खुखरा असुरक्षित हो गई थी बाहरी हमलों के कारण। युद्ध में पराजित होने के बाद फिर यहाँ पे लाया गया, दोयसा लाया गया। दोयसा में जो मुख्यालय है वो बनाया गया। और सबसे मेन रीजन, देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन तो यही है कि वो असुरक्षित हो गया था। असुरक्षित होने की वजह से ही दोयसा स्थानांतरित किया गया। लेकिन क्योंकि आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या है, जल की कमी तो नहीं है, कोई रीजन नहीं है। दोयसा में युद्ध में पराजित हुए, तो ऐसा कह सकते हैं कि युद्ध में वहां पे पराजित हुए, इस वजह से उन्होंने मुख्यालय यहाँ पर फिर स्थानांतरित किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा में स्थानांतरित कर दिया था? मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण, कर में बढ़ोतरी के कारण कर में वृद्धि कर दिया गया, तो इसके लिए किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा में स्थानांतरित कर दिया? चलिए देखते हैं। मुगल के द्वारा
कर की वृद्धि कर दी गई। इसके कर में वृद्धि कर देने के बाद किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा में स्थानांतरित कर दिया था? ऑप्शन है आपके पास नाग राजवंश, पंचेत राजवंश, सिंह राजवंश या खरवार राजवंश। देखिए सबसे ये जो पंचेत राजा है ना, पंचेत राजवंश, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जब मुगलों के द्वारा 1700 ईस्वी में कर में काफी ज्यादा लगातार कर वृद्धि कर रहा था, हर वर्ष कर में वृद्धि कर रहा था, इसके कारण मुसलमानों का जो दबाव है वो काफी बढ़ रहा था। इसके लिए पंचेत राजा ने पंचेत राज प्रसाद को खाली कर और उसकी राजधानी जो है कहाँ पर स्थानांतरित कर दी? झालदा में। और ये झालदा स्थानांतरित करने का क्या कारण था? देखिए सवाल तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, कर वृद्धि के कारण हर वर्ष एवरी ईयर का लगातार जो कर वृद्धि है वो बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था उनके ऊपर, तो इसलिए इन्होंने वहाँ वो स्थान को खाली कर दिया और झालदा को अपना मुख्यालय बना लिया। ठीक है, झालदा को अपनी राजधानी इन्होंने बना ली। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करती हूँ कि सारे ही सवाल क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, मुगल काल में सूजा की राजधानी कौन सी थी? सूजा की राजधानी कौन सी थी? आपके पास ऑप्शन है मानभूम, सिंहभूम, पलामू या राजमहल। तो देखिए सूजा जो है ना, सूजा की जो राजधानी है ये राजमहल थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। सूजा की राजधानी कहाँ थी? राजमहल थी। और ये जो राजमहल है यह शाहजहां के समय में, देखिए आप लोग तो वो कभी गए होंगे तो देखेंगे, जो वहाँ के होंगे उन्हें पता होगा, शाहजहां के समय 1639 ईस्वी में बंगाल के जो सूबेदार थे, बंगाल का सूबेदार जो सूजा था उसकी राजधानी कहाँ थी? राजमहल थी। और मुगल काल में सूजा की राजधानी कहाँ पे थी? रामगढ़ थी, राजमहल थी। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका अगला सवाल है, नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज्य की राजधानी को सुतियांबे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया था? ऐसा सवाल हमने पहले भी देखा और अभी भी ये सवाल आ रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से आ रहा है कि नागवंशावली के अनुसार, एक तो आपका जो पुस्तकों में उल्लेख है, नागवंशावली में उल्लेख है वो अलग है, ठीक है ना, और गुप्त काल में जो नागवंशावली है उसके अनुसार अलग है। तो नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज्य की राजधानी को सुतियांबे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं, दुर्जनशाल, नृपति, प्रताप राय या फनी मुकुट राय। तो देखिए ये जो नृपति राय और प्रताप राय है, इन दोनों में थोड़ा सा चल रहा है कि जो नागवंशावली है उसके अनुसार, नागवंशावली के अनुसार अगर सवाल आता है, अगर नागवंशावली के अनुसार नहीं पूछा जाएगा तब प्रताप राय आएगा, लेकिन नागवंशावली के अनुसार पूछा जा रहा है तो नागवंशावली के अनुसार जो है ये 4th राजा थे, ये चौथे राजा थे। चौथे राजा कौन थे? नृपति राय। और इन्होंने गुप्त काल में के अनुसार नागवंशी के चौथे राजा कौन थे? प्रताप राय। ठीक है, तो ये है, इन्होंने प्रताप राय ने 326 से लेकर के 353 के बीच सुतियांबे को हटाकर चुटिया में स्थानांतरित किया। ये सवाल हमने पहले भी देखा तो उसमें हमारा प्रताप राय ऑप्शन सही था, लेकिन यहाँ पे नागवंशावली के अनुसार बताया जा रहा है, तो नागवंशावली के अनुसार जो चौथा राजा था वो नृपति प्रताप राय था। ठीक है, हाँ, नृपति प्रताप राय था। देखिए दोनों सेम है, आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि दो अलग अलग लोग हैं, ये दो अलग अलग लोग नहीं हैं, ये सेम ही लोग हैं, क्योंकि नागवंशावली में इनका नाम नृपति आगे जोड़ा गया है, लेकिन सिर्फ अगर इसकी बात करें, चौथे राजा की बात करें, तो प्रताप राय के नाम से इनको जाना गया है। इन्होंने काशी से भी बुलाकर लोगों को यहाँ आमंत्रित करके बसाया था, और चुटिया जब इन्होंने स्थानांतरित किया था तो अलग अलग जाति के लोगों को वहां पर बसाया था, काशी से भी लोगों को आमंत्रित करके बुलाया था स्वर्णरेखा नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नागवंशावली के अनुसार नृपति प्रताप राय जो है वही सुतियांबे से जो है राजधानी को चुटिया स्थानांतरित किया था इन्होंने।
और अगर आप लोग ये देखेंगे एक प्रताप राय है या नृपति प्रताप राय है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम पर्सन है, दो अलग अलग लोग नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो देखिए कैसलपुर देखते सबसे पहले ऑप्शन ए है आपके पास दुमका, गुमला, सिमडेगा या लोहरदगा। देखिए कैसलपुर जो है, कैसलपुर से परगना के नाम से सिमडेगा को जाना जाता था। सिमडेगा को पूर्व में क्या जाना जाता था? कैसलपुर बीरूगढ़ परगना का साम्राज्य था, जिस पर ब्रिटिश और औपनिवेशिक युग के दौरान सदियों तक गजपति साम्राज्य के राजा गंगा वामसी का शासन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, सिमडेगा। प्राचीन काल में किसे राजा कटंगदेव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था सिमडेगा को। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, निम्न में से किस राज्य के थे? राजा जय सिंह इन्होंने क्या किया था? 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। और ये किस राज्य के थे? ये झारखंड राज्य के तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने फिर भी 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित किया था। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। उड़ीसा। ये जो राजा जयसिंह थे ये उड़ीसा के रहने वाले थे और इन्होंने क्या किया था? उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में खुद को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था और इसके बाद क्या किया था? इन्होंने अपना साधन लागू कर दिया था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, राजा जयसिंह ने 13वीं सदी में खुद को झारखंड राज्य का शासक घोषित कर दिया था। और राजा जयसिंह किस राज्य के रहने वाले थे? राजा जयसिंह मूलतः उड़ीसा के रहने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपका अगला सवाल। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? ये ना एक काफी इंटरेस्टिंग इसकी बुक है। जो जहांगीरनामा है उसमें छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो जब इन्होंने पहले हम ऑप्शन देखते हैं, मोतीचंद, श्यामचंद, श्याम सुंदर या शरद चंद। श्याम सुंदर। ये जो सुंदर सी हाथी देख रहे हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। ये जो सुंदर सी हाथी देख रहे हैं सफेद कलर की, इसका नाम था सुंदर चंद, श्याम सुंदर इनका नाम था और ये काफी सुंदर थे। जब 1538 में खवास खान ने दरिया खां के सहयोग से चेरो राजा महारत चेरो को पराजित किया तो उस वक्त किया था? श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी को शेरशाह के सामने पेश किया गया। जब क्या हुआ ना कि शेरशाह ने बोला खवास खान और दरिया खान को, दोनों को बोला कि आप लोग जाओ और चेरो राजा को पराजित करो, तो ये लोग 1538 ईस्वी में गए और उन्होंने चेरो राजा को पराजित किया। जब उन्होंने महाराज चेरो थे उस वक्त, महाराज चेरो को जब उन्होंने पराजित किया तो उसके बाद फिर उन्हें एक सफेद हाथी सुंदर सी मिला, श्याम सुंदर, और इसको उन्होंने शेरशाह के सामने पेश किया था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। श्याम सुंदर नाम का हाथी है, सफेद हाथी, जिसको चेरो राजा जो है महारत चेरो को हराने के बाद शेरशाह के सामने प्रस्तुत किया गया था। चलिए देखते हैं, सवाल है 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा किस क्षेत्र पर कब्जा किया गया था?
1757 में पलासी का जिस वक्त युद्ध हुआ था, उस वक्त सिराजुद्दौला ने झारखंड के किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन देखते हैं, आपके पास ऑप्शन है पलामू, राजमहल, हजारीबाग और रामगढ़। तो देखिए राजमहल जो है ऑप्शन सी, ये आपका सही जवाब है। जिस वक्त सिराजुद्दौला ने पलासी की लड़ाई हो रही थी युद्ध के बाद, 1757 में पलासी के युद्ध के बाद जो सिराजुद्दौला थे, इन्होंने झारखंड के राजमहल पर कब्जा कर लिया। और झारखंड का जो ये राजमहल है, ये किस जिले में है? साहिबगंज जिले में, और यह गंगा नदी के किनारे है, और इस वजह से इसे दामिनी को की संज्ञा भी दी गई है, दामिनी को के नाम से भी जाना गया है। और बाद में फिर इनकी गिरफ्तारी भी यहीं से होती है, राजमहल से ही इनकी गिरफ्तारी भी बाद में होती है सिराजुद्दौला की। तो ध्यान रखिएगा 1757 के युद्ध के बाद, 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला ने किस क्षेत्र, झारखंड के किस क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था? राजमहल पर। राजमहल कहाँ पर है? साहेबगंज में, गंगा नदी के किनारे, और यहाँ से बाद में इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं। अगला सवाल है 17वीं शताब्दी के किस वर्ष में छोटा नागपुर को 1,36,000 के वार्षिक भुगतान पर पटना में राज्यपाल को जागीर के रूप में दिया गया था? पहले सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। 17वीं शताब्दी के किस वर्ष में छोटा नागपुर को 1,36,000 के वार्षिक भुगतान पर पटना में राज्यपाल को जागीर के रूप में दिया गया था? पटना के जो राज्यपाल थे उनको जागीर के रूप में दिया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1622, 1632, 1642 या 1657। ऑप्शन बी जो है 1632, ये आपका सही जवाब है। 1632, 17वीं शताब्दी में 1632 में छोटा नागपुर को 1,36,000 के वार्षिक भुगतान पर पटना में राज्यपाल को जागीर के रूप में दिया गया था। राजा सिताब राय के अनुसार, ये राजा सिताब राय के अनुसार है कि 1632 ईस्वी में बिहार के सूबेदार को पलामू का क्षेत्र जो है उसका जो जागीर है के रूप में दिया गया। यहाँ का वार्षिक कर कितना निर्धारित किया गया था? 1,36,000 रुपए। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? देखिए ये आपका अगला सवाल है, दामिनी को की घोषणा कब हुई? दामिनी को की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए है 1822, 1823, 1824 या 1825। दामिनी को की घोषणा की गई 1824 में ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दामिनी को की घोषणा कब की गई भाई? दामिनी को की घोषणा की गई 1824 ईस्वी में। और दामिनी को जो है वह भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था, अभी मैंने आप लोगों को बताया, और वो गंगा नदी के किनारे था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका निर्माण 1824 में संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा सॉरी, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दामिनी को की स्थापना कब की गई थी? दामिनी को की स्थापना 1824 ईस्वी में की गई थी, और ये क्या था? राजमहल से लेकर भागलपुर तक के बीच का क्षेत्र था जो गंगा नदी के किनारे था, और इसमें संथाल जनजाति को बसाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में लगभग कितना वर्ष लगा? आपके पास ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में लगभग 8 दशक लगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगर इस तरह का आपको सवाल दिखे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा, लगभग कितने दशकों का समय लगा, तो लगभग 8 दशकों का समय लगा।
और अच्छा, झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश है वो किस रास्ते से होकर हुआ था? सिंहभूम के रास्ते से हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग स्क्रीनशॉट अगर ले रहे होंगे तो ये गलत है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः लगभग कितने दशकों का समय लगा? लगभग 8 दशकों का समय लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में। और झारखंड में जो है वो अंग्रेज किस रास्ते से आए? सिंहभूम के रास्ते से आए। और कब आए? 1767 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जनजातीय आंदोलन जो आप सबों ने अभी पढ़ा होगा जनजातीय आंदोलन के बारे में, और आप सब जानते भी होंगे जनजातीय आंदोलन किस वजह से हुआ। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखिए, जनजातीय आंदोलन जो आपके ऑप्शन देख लीजिए, गैर कानूनी कोयला खनन, निवासियों के बीच भेदभाव, ना ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है। दमन किए गए लोगों का शोषण, जी हाँ, दमन किए गए लोगों का शोषण होता था। जनजातीय आंदोलन का जो है मुख्य कारण क्या बना, ये आप सबों ने अभी पढ़ा होगा, आप सब जान रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजाति कोई भी विद्रोह का क्या कारण हो सकता है? अब जैसे हम देख रहे हैं जनजातीय आंदोलन अगर हुआ तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे का कारण था जो दमन किए गए लोग था उनका शोषण करना, और वो शोषण के खिलाफ ही जनजातीय आंदोलन की शुरुआत की गई। और सबसे बड़ा बात ना जनजातियों के लिए क्या था? आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन। जल, जंगल और जमीन के का जो था ब्रिटिश सरकार उसका शोषण कर रहा था, दमन कर रहा था, और इसी के खिलाफ इन्होंने अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए ही जनजातीय आंदोलन की शुरुआत की। जनजातीय आंदोलन इसीलिए शुरू किया गया। आइए देखते हैं। अंग्रेज के दमनकारी शासन के विरुद्ध निम्न में से कौन लड़ा? अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजों का जो दमनकारी शासन था उसके विरुद्ध कौन लोग लड़े? यहाँ पे कुछ योद्धाओं का नाम दिया हुआ है, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, इनमें से सभी। इनमें से जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ये सभी जो है अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध जो है इन्होंने आंदोलन किया। और बिरसा मुंडा जो कि जिसे क्या नाम दिया गया? बिरसा मुंडा आंदोलन, जो कि 1895 से 1900 ईस्वी तक चली। जबकि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 में हुआ। सबसे पहले इसके पहले देखिए, बिरसा मुंडा आंदोलन के पहले क्या हुआ था? संथाल विद्रोह। और ये संथाल विद्रोह कब से कब तक चला? 1855 से लेकर 1856 तक। किसके नेतृत्व में? सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। उसके बाद बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ 1995 से लेकर 1900 तक चला, और जो ये सब अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ ही था। ये सभी ने जो था विरोध, अंग्रेजों के का विरोध करने का ही तरीका था। अंग्रेजों के विरोध करने के लिए ये सभी आंदोलन किए गए, ये सभी लड़ाइयां लड़ी गई। ठीक है, क्लियर है? आइए देखते हैं अगला सवाल। अली वर्दी खान और हिदायत अली खान ने किस वर्ष चतरा पर आक्रमण किया था? अली वर्दी खान और अली खान, हिदायत अली खान ने किस वर्ष चतरा पर आक्रमण किया था? 1724 ईस्वी में, 1744 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में या 1634 ईस्वी में? तो हिदायत अली खान जो था हिदायत अली खान ने 1744 ईस्वी में अली वर्दी खान और हिदायत अली खान ने चतरा पर आक्रमण किया था। और इसके बाद क्या किया था? सुंदर सिंह को पकड़ा, लेकिन उसके परिवार ने भागकर चतरा के किले में आश्रय लिया था। 1744 ईस्वी में अली वर्दी खान और हिदायत अली खान ने
किस पर आक्रमण किया था? चतरा पर आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, वर्ष जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला सवाल और आपके आज के सेशन का आखिरी सवाल। हिल असेंबली प्लान, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली प्लान जो था ये ब्रिटिश सरकार का ही बनाया हुआ था, ये यहाँ के लोगों का नहीं था। ऑप्शंस है आपके पास, टी विल्किंसन, क्लीवलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड मैकाले। तो क्लीवलैंड जो था ऑप्शन बी ये आपका सही जवाब है। क्लीवलैंड ने क्या किया था? आदिवासियों के विकास के लिए, क्लीवलैंड ने आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली प्लान जो है उसकी स्थापना की। ठीक है, और इसमें पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला को पहाड़ी विधानसभा के एक समान प्रशासन के तहत वंशानुगत पहाड़ी प्रमुखों के अधीन रखा, जिन्हें सरदार कहा गया। तो ये जो है आपका कुल मिला के हिल असेंबली प्लान, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा बनाया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा। और इन्होंने किस लिए बनाया था? इनके बनाने का मुख्य कारण था जो आदिवासी हैं उनके विकास के लिए, जो पहाड़ी हैं उनका पहाड़ियों का एक पूरा इन्होंने विधानसभा बनाया था, और ये आदिवासियों के विकास के लिए ही इन्होंने किया था। किसने? क्लीवलैंड ने। कौन सा प्लान बनाया था? हिल असेंबली प्लान। हिल असेंबली प्लान बनाने के पीछे का मुख्य कारण क्या था? आदिवासियों का विकास करना। जो भी आदिवासी हैं, पहाड़ी हैं, उनके लिए एक अपना पहाड़ी जो है पहाड़ी असेंबली बनाया था, पहाड़ी विधानसभा बनाया था, जिसमें कि सभी चीज़ों का उनके विकास के बारे में, योजनाओं के बारे में, विकास के बारे में बातें की जाए और उन चीज़ों को क्लियर किया जाए। उम्मीद करती हूँ आप सबों को आज का क्लास पसंद आया होगा, और अगर आपको सच में अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो भी जेएसएससी या जेपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अभी तो पहले हम लोग इतिहास ही कंप्लीट करेंगे। अब इतिहास का हमारा 2 क्लास ही हुआ है, इसके आगे और 2 क्लास होगा, तब हमारा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके एग्जाम के लिए ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन सेट। थैंक यू एवरीवन।